क्या होता है ड्रेनेज? बताओ आपको बाबा कहाँ लगा जाती है मैडम? क्या है टॉपिक? आपको वहाँ कल ड्रेनेज नदियों का ही होता है। क्या है अफवाह? पहले अफवाह बता दो, ड्रेनेज क्या है? क्या होता है ड्रेनेज? अभी तंत्र नहीं पूछ रहा है मैंने। आपके घरों में होता है ड्रेनेज? चलो जो बोला है वही बताए। पानी का बहाव, ठीक है। कहाँ होता है पानी के बहाव को? ड्रेन कहते हैं। सबके घर में ड्रेन है। और ड्रेनिंग सिस्टम में क्या होगा? ड्रेन में क्या होगा? पानी निकालने का कोई साधन है ना, ऐसा सिस्टम जहाँ पर सारा पानी इकट्ठा होकर बाहर निकलता हो, ठीक है। अब वो सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं क्या? किसी पैटर्न को फॉलो करते होंगे ना। तो यहाँ पर पहले आपका ड्रेन आएगा। ड्रेन का मतलब समझ गए ना, जल का प्रवाह। जिस दिशा में जल का प्रवाह हो रहा होगा उसको हम कह देंगे ड्रेन। पानी कहाँ जा रहा है? जहाँ पर ढाल होगा। तो भारत में नदियों का पानी कहाँ जा रहा है? जहाँ पर ढाल होगा, है ना। और नदियाँ कहाँ गिरती है जाके? नदियाँ कहाँ गिरती हैं? सागर में, सागरों में, महासागरों में, नदियों में, झीलों में गिरेंगी या सिर्फ सागर में जाके गिर जाती है? नहीं गिरती ना सारी नदियाँ सागर में। और जो नदियाँ सागर में नहीं गिरती है वो कहाँ गिरती है जाके? फिर बात नहीं करो। अब जो नदियाँ सागर में नहीं गिरेंगी वो कहाँ गिरेंगी? दूसरी नदियों में। जो दूसरी नदियों में बड़ी नदी, यानी कि बड़ी नदी में जाके कोई छोटी नदी मिल रही है। बहुत सारी नदियाँ आपस में एक ही जगह मिल जा रही हैं और उस जो नदी बन रही है उसको हम कह रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम। और सारी नदी कोई ना कोई पैटर्न के थ्रू क्या करती हैं? फ्लो करती हैं, जिसको हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। समझ में आ गया? माधुरी और मीरा बात कर रही हो। अब बताओ तुम ही, ड्रेनेज पैटर्न क्या है? खड़ी हो। नहीं तो आज पूरी क्लास खड़ी होकर लोगी। बता दो नहीं खड़ी हो तो। आज पूरी बातें करनी है, ये क्लास लेनी है। ये मुझे ये नहीं पता चलता है पॉलिटिक्स में फंसते क्यों हो तुम लोग। बताओ पैटर्न क्या है? देखो सिंपल से, मेरा तो कोई लेने नहीं है, अपने आप करें, लोग इसमें न डालें। बताओ पैटर्न। अभी बोला ना माधुरी, बताओ पैटर्न क्या है? तुम बात कर रही थी। यही चीजें नहीं समझ में आएगी, पेपर में यही चीज पूछी जाती है। पैटर्न नदियां क्या करती है? फॉलो करती हैं एक कोई भी पैटर्न हो सकता है। आप 4-5 तरह के पैटर्न में बताऊंगी, वो आप पढ़ोगे, ठीक है। नदियां, ड्रेन मतलब जहां नदियां क्या कर रही है? प्रवाहित कर रही है। सिस्टम जहां पर बड़ी नदियों में छोटी नदियां आके मिल रही हैं उसको कह रहे हैं आपका रिवर सिस्टम। और ये रिवर जो फ्लो कर रही है किसी ना किसी पैटर्न फ्लो कर रही है। जैसे आपके यहाँ होता है ड्रेनेज पाइप लगा होता है, सब जगह कोई एक मेन होल होगा ना जहाँ पर पानी सारा घर का पानी आता होगा, फिर वहां से बाहर जाता होगा, ऐसा है। तो जो पैटर्न आपके घर में नाली, मतलब आप सुनो मेरी बात, अगर आप यहाँ कमरे में पानी डाल रहे हो तो इसका पानी कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा जिधर इसका ढाल होगा। तो यानी कि वो हो गया आपका जल प्रवाह क्षेत्र। कहाँ पर? वो आपका क्या है? ड्रेनिंग सिस्टम, जहाँ पर वो फ्लो हो रहा है। अब अगर उसी में हमने कोई पाइप लगा रखा है, अगर यहाँ तो पाइप नहीं है, अगर यहाँ पाइप होता तो सारा पानी उसी पाइप में इकट्ठा हो जाता,
उस पाइप के थ्रू कहाँ जाता, किसी छोटी नाली में, और वो छोटी नाली से पानी कहाँ जाता, बड़ी नाली में, और बड़े नाली से पानी कहाँ जाता, नदी में, और वही नदी का पानी कहाँ जाता, समुद्र में। तो ये क्या है, आपका शहर का ड्रेन सिस्टम हो सकता है, आपके घर का ड्रेन सिस्टम हो सकता है, और ऐसे ही ड्रेन सिस्टम कौन फॉलो करती है, आपकी नदियाँ फॉलो करती हैं। तो नदियाँ जहाँ फ्लो कर रही है उसको कह रहे हैं ड्रेन, और जिस क्षेत्र में फॉलो कर रही है, या छोटी नदियाँ बड़ी नदियाँ आपस में मिल रही है, जैसे ये मानो ये क्या आ रही है नदी, अच्छी तरह खाओ, ठीक है। ये है एक नदी फ्लो कर रही है, यानी कि इसका ये क्या है, ड्रेनिंग क्षेत्र। अब इसी नदी में क्या हो रहा है, और नदियां आगे मिल रही हैं, तो ये क्या हो गया आपका ड्रेनिंग सिस्टम, यानी कि रिवर तंत्र, यानी कि आपका क्या होगा रिवर सिस्टम, जिसको हम कह रहे हैं उस छोटी छोटी नदियां भी आके मिलना। और इसमें भी और कोई नदी होगी, वो भी यहाँ पर आके मिल रही होगी, यहाँ पर आके और कोई नदी मिल रही होगी। अब ये बताओ आपको देखने में कैसा लग रहा है, ये है अच्छा नहीं, देखने में किसी की तरह लग रहा है, ब्रांचेस की तरह लग रहा है। किसकी ब्रांचेस, पेड़ की ब्रांच। तो यहाँ पर उसने ब्रांचेस की तरह बनी है ना, तो इस पैटर्न को हम क्या कह रहे हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप, यानी कि वृक्षाकार ड्रेनिंग सिस्टम। ऐसा सिस्टम कौन बनाता है, अधिकतर वो बड़ी नदियां जो मैदानों में फ्लो कर रही हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सारी नदियां क्या कर रही हैं, इसी तरह के पैटर्न को फॉलो करती हैं। इसके अलावा और कोई पैटर्न भी हो सकता है, ये पैटर्न हो सकता है कि बड़ी नदियां जाए, छोटी छोटी सरिताएं इधर से निकल के आए, जैसे ये मान लो ये माउंटेन रेंज है और एक माउंटेन रेंज ये है, इसके बीच में भी क्या कर रही है, बड़ी नदी फ्लो कर रही है, यहाँ से ग्लेशियर पिघल के सरिताएं आके इसमें गिर रही हैं, तो क्या होगा, ऐसा कुछ बनेगा, बनेगी कि नहीं बनेगी, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये वृत्ताकार नहीं होगी, वो वृक्षाकार थी। अब हम बताएंगे ड्रेनिंग पैटर्न। ड्रेन समझ में आया, ड्रेनिंग सिस्टम समझ में आया, और ड्रेनिंग सिस्टम के अंदर का जो पैटर्न है वो समझ में आ गए। वो पैटर्न जो नदियां क्या करती हैं, प्रत्येक पूरा एक पैटर्न फ्लो करने के लिए अपनाती हैं, उसको हम कह रहे हैं ड्रेनिंग पैटर्न। कितने तरह के हैं, सिर्फ 2 हैं, अभी 2 बताए हैं, 2 नहीं। मैम समझ आएंगे मैम, पर्सनल टीचर्स पे तो हम लोग आपकी तो आप पहला है, अगर ऑफिस से आप सबसे बात आप में पहले आइए ना, अगर यहाँ से ऑफिस के लिए कुछ होगा तो पक्का आ जाऊंगे, ऐसा कोई दिक्कत पड़ी ना, मुझे किसी से कोई वो नहीं है। नहीं भी बोले मेरे को 12 बजे से मतलब नोटिस करने प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया डी, पता नहीं इसकी ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम नहीं है। अब हम बात करेंगे पैटर्न की। कौन कौन से पैटर्न देखे थे अभी, डेंडेटिक, जिसको हम कह रहे हैं वृक्षाकार, रेडियल, रेडियल में क्या होगा, ग्लेशियर होगा सेंटर में, और उसके चारों तरफ से क्या हो रही होंगी, नदियां नहीं होता है, ये होती है सरिताएं। जब जल का छोटा सा भाग बह रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, सरिताएं। कई सरिताएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। तो यहाँ से क्या निकल रही है, ये सरिताएं निकल रही है चारों। अगर बात करें भारत में ऐसा पैटर्न कहाँ पर देखने को मिलता है, कौन सी ऐसी नदियां हैं, ग्लेशियर यहाँ दिखा दिया है, पर भारत में ऐसा पैटर्न मिलने को देखने को मिलता है, नर्मदा, महानदी और कौन सी, सोन नदी। जब पढ़ाया था अमरकंटक से कौन सी निकलती है नदियाँ,
अमरकंटक की पहाड़ी है, इससे सोन नदी निकल रही कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, नर्मदा पश्चिम की ओर और महानदी पूरब की ओर। तो कुछ इसी तरह से है ना, जिसका निकलने का उद्गम पॉइंट तीनों नदियों का एक है, पर वो कहाँ हो रही है, अलग अलग दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तो ऐसा कहाँ मिल रहा है आपको, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी का पैटर्न ऐसे ही देखने को मिलता है। जबकि ये डेल्टिक वाला है, ये आपको किसमें मिल रहा है, आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी पैटर्न। और ये कहाँ मिलेगा आपको देखने में, मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, मैदानी क्षेत्रों में। इसके बाद आपका है रेडियल को हिंदी में आरिक्त करके कुछ लिखा हुआ है, मिला नहीं है तो नोट्स में सब मिल जाएगा। टेरिल्स, टेरिल्स को कहेंगे जालीनुमा, टेरिल्स को कहेंगे हम जालीनुमा। इसमें वही पैटर्न बन रहा है जैसे पर्वतों से क्या हो रही है, बड़ी नदी किसमें आ रही है, गहराई में, गर्त में बह रही है, और ऊपर से सरिताएं आके क्या हो रही हैं, इसमें मिल रही हैं। जब ये सरिताएं आके मिल रही हैं तो जालीनुमा पैटर्न बनाती है, जो आपको देखने में लगेगा ऐसा। अब देखो ये जो उठा हुआ दिखाया है, एक पर्वत श्रृंखला इधर है और एक पर्वत श्रृंखला इधर है, बीच में क्या है आपकी मेन ब्रांच, यानी कि जो मुख्य नदी है, उसमें कई सरिताएं आके क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो ये कैसे बना रही है, कुछ जालीनुमा पैटर्न को बना रही है। ऐसा ही क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपको, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी में मिलेगा, पर कहाँ मिलेगा, पर्वतीय क्षेत्र में। जबकि ये वाला कहाँ मिलेगा आपको, मैदानी क्षेत्र में। कुछ रफली है, इरेगुलर है नदियां, क्या करती हैं, जैसे आपने देखा होगा कोसी नदी है, ठीक है, दामोदर नदी है, ये क्या होती है, मार्ग परिवर्तित करती रहती है, इनका कोई अपना कोई एक निश्चित मार्ग नहीं है, क्योंकि ये क्या लाती हैं, अपने साथ सेडिमेंट लाती हैं और अपने मार्ग को अवरोध करके फिर रास्ता परिवर्तित करती हैं। तो ऐसी नदियां जिनका कोई, और चंबल नदी हमेशा सुनते हो, चंबल नदी में क्या होती है, जब ज्यादा बारिश होती है तो वो भी अपना मार्ग में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। तो ये इरेगुलर पैटर्न है जो नदियां मौसमी आधार पर चेंज करती रहती हैं। ये देख लिया रेक्टेंगुलर, देखो रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर पैटर्न वहां अपनाया जाता है जहां पर नदियां क्या होती हैं, भ्रंश में बहती हैं। ऐसे जैसे आपकी नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश में बह रही हैं, वहीं पर कोई भ्रंश, अब देखो यहाँ पर क्या है, जहां जहां आपको ब्लू पॉइंट दिख रहा है, इसका मतलब वो जमीन क्या होगी आपकी, नीचे धसी हुई होगी, और जो ये ऊंचा दिख रहा है वो कैसी होगी, थोड़ी सी उठी हुई होगी। जब ये नदियां ऐसे ही धसी हुई पैटर्न बनाती हैं और क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में मिलती हैं आके, तो उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर शेप। भारत में अधिकतर नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं उनका पैटर्न कुछ ऐसा ही देखा जाता है। हाँ, दामोदर का जितना भी है। इसके बाद ये तो देख लीजिए आपने पैरेलल पैटर्न। पैरेलल पैटर्न वो जब क्या होगा, एक पर्वत श्रृंखला होगी, मान लो ये पर्वत श्रृंखला है, और पर्वत श्रृंखला से ऐसे ही नदियां क्या हो रही होंगी, एक दूसरे के पैरेलल चल रही होंगी। अब ये ऊंचाई से गिर रही हैं, ये नदियां क्या कर रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, तो इसको हम कह रहे हैं पैरेलल पैटर्न। भारत में ऐसा पैरेलल पैटर्न का हमको देखने को मिलता है, किस क्षेत्र में मिलेगा, पश्चिमी घाट पर्वत से जितनी भी नदियां निकलती हैं, चाहे मांडवी ले लो, ज्वारी ले लो, शरावती ले लो और पेरियार नदी ले लो, ये सारी कौन सी है, यही पैटर्न फॉलो करती है। कौन सा आपका पैरेलल। नॉर्मल होता है कभी कभी मैच करने के लिए आ जाता है, आपको पैटर्न दे दिया जाएगा रिवर का, ट्रेन पैटर्न क्या है और कौन सी रिवर कौन सा पैटर्न फॉलो करती है, या भारत के कौन से क्षेत्र में ये वाला पैटर्न पाया जाता है। ये देखो 10 आकार वाला बताया था, लग रहा है बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये है आपका सेंट्रीपिटल। ऐसी नदियां जहां पर आके क्या होता है, चारों तरफ से आएंगी, पर कहां पर आके मिल जाएंगे, आपका झील में आके झील का निर्माण करेंगी। ऐसा उदाहरण आपका लोकटक में देख लो या लद्दाख के क्षेत्र में देख लीजिए, तो नदियां क्या आती हैं, ग्लेशियर पिघलती हैं, उनसे सरिताएं आगे कहाँ मिल जाती हैं, झीलों में आके अपना जल गिरा देती है। वो नदियां झीलों में ही रह जाती है, समुद्र को पार
नहीं कर पाते हैं। तो कभी स्थानों पर जाओगे, घूमने जाओ कहीं, तो ऐसी झील वाली मिलेगी तो समझ लेना उनकी क्या है, जब मौसमी हुआ या ग्लेशियर पिघला तभी उन नदियों ने क्या करा, इस झील का निर्माण कर दिया। तो ऐसे क्या है सेंट्रीपिटल, और जो बाहर जा रहे थे वो सेंट्रीफ्यूगल था, जो जिसको हम कह रहे थे रेडियल। ठीक है, लिखवाना है इसमें कुछ? सबसे ज्यादा गति किस नदी में होती है? सबसे ज्यादा गति ये क्वेश्चन में बताएंगे। सबसे ज्यादा गतियां कब होती है? हिमालयी नदियों में सबसे ज्यादा गति होती है। और धीरे धीरे जब वो मैदान में और जैसे ही तटीय क्षेत्र के पास आती है, उनकी गति में क्या हो जाती है, कमी आती जाती है। ठीक, ये चीज समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा लिखवा दूं? चलो लिखो। पहला हेडिंग डालो, ड्रेन यानी कि अफवाह। अफवाह प्रायः ड्रेन, ब्रैकेट में लिख लो अफवाह। अफवाह प्रायः वह चीज है जिस मार्ग को नदियां धरातल पर अनुसरण करते हुए धरातल पर अनुसरण करते हुए सागरों में, महासागरों में, झीलों में आदि में मिल जाती हैं। सागर, महासागर, झील आदि में मिल जाती है। तो इसमें क्या होगा, आपकी छोटी छोटी सरिताएं भी आ जाएंगी। ठीक है, तो वहां में आप लिखो ड्रेन सिस्टम। इस सीट पे वैसे भी जगह नहीं है, सीट पे बैठते हो उसके पास लिखो अफवाह ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम इसके अंतर्गत नदियां तथा उसकी सहायक नदी, नदियां तथा उसकी सहायक नदी, इसके अंतर्गत नदियां तथा उसकी सहायक नदियां, जिस जल प्रवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है, जिस जल प्रवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, जिस जल प्रवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं उसे प्रवाह तंत्र कहते हैं। प्रत्येक नदी का अपना अपना प्रवाह तंत्र होता है। प्रत्येक नदी का अपना अपना प्रवाह तंत्र होता है। अब लिखो ड्रेनेज पैटर्न, अफवाह प्रतिरूप। ड्रेनेज पैटर्न, अफवाह प्रतिरूप। नदियां प्रवाह के दौरान, अब यहाँ पर जब नदियां बोल रहे हैं तो उसमें उसकी सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरी भी आप ऐड कर लोगे। ठीक है, नदियां अफवाह के दौरान, नदियां प्रवाह के दौरान, अफवाह लिख लो, प्रवाह लिख लो, के दौरान एक विशेष प्रतिरूप को हिंदी में लिख लो अनुसरण करती हैं और इंग्लिश वाले लिख लो फॉलो करती हैं। फॉलो करती हैं यानी कि अनुसरण करती हैं। ठीक है, प्रवाह पैटर्न निम्न प्रकार है। ड्रेनेज पैटर्न निम्न प्रकार है। पहला लिख लो वृक्षाकार,
डेंड्रेटिक वृक्षाकार। इस प्रकार का प्रतिरूप, इस प्रकार के प्रतिरूप में मुख्य नदी में, इस प्रकार के प्रतिरूप में मुख्य नदी में कई छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। कई छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं तथा एक वृक्ष के आकार की आकृति का निर्माण करती हैं इस तरह का पैटर्न प्रायः गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी, तंत्र के अंतर्गत गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलता है। अपना एटलस खोल लो। तुम लिख क्यों नहीं रही हो? मैम पर्वतीय, ये तो मैंने अभी बोला है। अगर पहला छूट गया तो वहां से स्टार्ट कर देती। अब तुम तो सारे छोड़ के चली जा रही हो। लिख लिया? अगला लिखो टेरेस है जिसको हम कह रहे हैं जालीनुमा। टेरेस जालीनुमा लिख लो हिंदी में। अच्छा, ये ऊपर वाले में एक बात लिख लेना, जब ये नदियां आके मिलती हैं तो 90 डिग्री से कम का एंगल बनाती हैं। जब भी कोई नदी मिलेगी आपका जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मान लो ये मुख्य धारा है, यही वाला तो बनेगा, पर ऐसे नदियां आके नहीं मिल रही है, ऐसे मिल रही है, ऐसे मिल रही है और ऐसे मिल रही है, तो 90 डिग्री से कम का एंगल बना रही है ना। तो आपके जो वृत्ताकार है इसमें नदियां क्या है, 90 डिग्री के कम एंगल बना के मुख्य नदी से मिलती है। जबकि इसके अपोजिट क्या है, जालीनुमा में नदियां अधिकतर क्या बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मुख्य नदी से मिलती है। अब इसमें लिखो, इस प्रकार के जल प्रवाह में, इस प्रकार का जल प्रवाह क्षेत्र प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी होगा नहीं, ये वाला जालीनुमा पर्वतीय है, पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है। जहां मुख्य नदी घाटी में, जहां मुख्य नदी घाटी में प्रवाहित होती है तथा उसकी सहायक नदियां ब्रैकेट में लिख लेना सरिताएं। जहां उसकी सहायक नदियां ब्रैकेट में लिख लेना सरिताएं। सरिताएं 90 डिग्री के एंगल पर उससे मिलती हैं, 90 डिग्री के एंगल पर उससे मिलती हैं। जहां नदियां हैं उससे 90 डिग्री के एंगल पर मिलती हैं। ये देखो, ये मेन नदी जा रही है, अपने बेसिन में फ्लो कर रही है। यहाँ से एक सरिता आई, यहाँ से एक सरिता आई और मिल गई, यहाँ से दूसरी सरिता आई और मिल गई, यहाँ से तीसरी सरिता आई और मिल गई, यहाँ से चौथी आई। आप देख रहे हो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, समझ में आ गए। तो जहां पर नदियां मिल रही हैं कहां पर, और ऐसा क्या होगा आपका पर्वतीय क्षेत्र में होगा। जब गहरी नदी बह रही होगी और ऊपर से नदी आके सीधे उसमें जाके मिल रही होंगी, वो कौन सा एंगल बना रही होंगी, 90 डिग्री का। पूरा लिख लिया या नहीं, क्या लिख लियो पूरा, 90 डिग्री में बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मिलती है। इस प्रतिरूप, यह प्रतिरूप जालीनुमा या जालीदार प्रतीत होता है, इसलिए इसको जालीनुमा
प्रतिरूप कहा जाता है। जाली नुमा, जाली कैसे होती है? ऐसे मिलती है ना, छोटी छोटी मिलती रहेंगी सरिताएं। घर में सबके जाली होगी, नहीं देखा तो आज जाके देख लेना। मच्छर वाली जाली में गोल होता है, जो आटे वाली छन्नी होती है या चाय छानने वाली छन्नी होती है उसमें, है ना। और चलना जो होता है, चलना सबसे स्पेशल वो देख लेना, उसमें भी क्या होता है? चौकोर होता है। इसके बाद अगला लिख लो, रेडिनल। रेडिनल 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 है ना, रेडियल, जिसको बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल। रेडियल रेडियल सेंट्रीफ्यूगल। हिंदी में अभी केंद्रीय, अभी केंद्रीय, एक है अभी केंद्रीय और एक है अब केंद्रीय। जो अब केंद्रीय है वो सेंट्रीपिटल है ना। अब केंद्रीय बल बाहर की ओर लगता है ना, और सेंट्रीपिटल बल अंदर की ओर लगता है। जब नदियां अंदर की ओर आएंगी तो सेंट्रीपिटल, जब सरिताएं बाहर की ओर जाएंगी तो सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, लिख लिया। इसमें लिखो, इस प्रकार के प्रतिरूप में, इस प्रकार के प्रतिरूप में नदियों का उद्गम बिंदु एक होता है, नदियों का उद्गम बिंदु एक होता है, परंतु उनके प्रवाह क्षेत्र अलग अलग दिशाओं में होता है, परंतु उनके प्रवाह क्षेत्र अलग अलग दिशाओं में। उद्गम बिंदु एक ही होता है, परंतु उनके प्रवाह क्षेत्र अलग अलग दिशाओं में होता है। अगर भारत में लिखना चाह रहे हो तो भारत में लिख लो सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, जिनका उद्गम बिंदु कहाँ पर है आपका? अमरकंटक, और पर अलग अलग दिशाओं में फ्लो होती है। सोन नदी उत्तर में, नर्मदा नदी पश्चिम में और महानदी पूर्व में। अब इसी का लिख लो सेंट्रीपिटल, जिसको कहते हैं अपकेंद्रीय प्रतिरूप। सेंट्रीपिटल अपकेंद्रीय, यह प्रतिरूप सेंट्रीपिटल अपकेंद्रीय, यह प्रतिरूप अभिकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय प्रतिरूप से विपरीत होता है। इसमें नदियों का उद्गम अलग अलग बिंदु पर होता है। नदियों का उद्गम अलग अलग बिंदु पर होता है, परंतु मुहाना एक स्थान पर होता है, परंतु मुहाना एक स्थान पर होता है। परंतु मुहाना एक स्थान पर होता है। इस तरह के प्रतिरूप में प्रायः झीलों का निर्माण होता है। इस तरह के प्रतिरूप में प्रायः झीलों का निर्माण होता है। मुहाना एक बिंदु पर होता है। मुहाना मतलब माउथ होता है जहाँ पर नदियां आकर अपना जल गिराती हैं। हाँ, एक स्थान पर है। इसमें प्रायः झीलों का निर्माण होता है। और एग्जाम्पल लिख लो, लोकटक झील लद्दाख। लोकटक झील लद्दाख नहीं है, लोकटक झील कहाँ है आपका? मणिपुर में। और लद्दाख में जितनी भी झीलों का निर्माण हुआ है वो भी इसी तरह की झीलों का निर्माण हुआ है। कौन सी? एक तो बहुत फेमस है पैंगोंग झील है, और डल झील हिमाचल में, वो सॉरी कश्मीर में है, लद्दाख में नहीं है। ठीक है, और जो भी डल झील या बुलर झील बोल रहे हो वो उसका उद्गम झेलम से हुआ है, और कोकूर झीलें हैं ये। लिख लिया सब? सारे पैटर्न हो गए। एक हो गया समांतर प्रतिरूप, जिसको आप कह रहे हैं पैरेलल पैटर्न। समांतर प्रतिरूप, पैरेलल पैटर्न।
इस तरह के प्रतिरूप में नदियां प्रायः एक दूसरे के समांतर प्रवाहित होती हैं। इस तरह के प्रतिरूप में नदियां प्रायः एक दूसरे के समांतर प्रवाहित होती हैं। इस तरह का अपवातन पश्चिमी घाट की नदियों में देखने को मिलता है। इस तरह का अपवातन पश्चिमी घाट की नदियों में देखने को मिलता है। सारे पैटर्न हो गए, कोई बचा है? पश्चिमी घाट रेक्टेंगुलर, इसको क्या कहेंगे? आयताकार। हाँ, रेक्टेंगुलर प्रतिरूप, आयताकार, रेक्टेंगुलर पैटर्न और आयताकार प्रतिरूप। इस प्रकार का प्रतिरूप में प्रायः नदियां आयताकार आकर मिलती हैं। मुख्य नदी में आयताकार आकर मिलती हैं। यह पैटर्न प्रायः भ्रंशीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। रिफ्ट वैली, यह पैटर्न प्रायः भ्रंशीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। संपूर्ण ये भी बनाती है, क्योंकि ये भी तो आपका 90 डिग्री के एंगल पे आके मिल रही है ना। हो गए सारे? यहाँ से कोई ऐसा सिस्टम नहीं है यहीं से पेज ऐड कर लिया जाए, हो जाता है? कुछ नहीं आया बेटा, बस यहीं से चले जाओगे आप। और कुछ है क्या? ये चीज समझ में आ गई? अब एक होता है जल विभाजक, जिसको कहते हैं वाटर से डिवाइड। क्या होता है जल विभाजक? जल को बांट दे रहा हो। किसके जल को बांट रहा हो? नदियों के जल को या नदी तंत्र के जल को? नदी तंत्र के जल को। अच्छा, भारत में ऐसे कौन से जल विभाजक है? बताओ, जल विभाजक है? कई बार देखते हो। अभी हम वो वाली बात ही नहीं कर रहे, सिंधु जल समझौते वाली। अभी तो सिंधु नदी पर आए ही नहीं है। वो तो क्या है, एक होता है प्राकृतिक, हम तो प्राकृतिक की बात कर रहे हैं। हाँ, जल विभाजक कोई पठार भी हो सकता है। जल विभाजक कोई पठार भी हो सकता है, जल विभाजक मैदानी क्षेत्र भी हो सकता है, जल विभाजक आपके पर्वतीय क्षेत्र भी हो सकता है। मेघालय का पठार किस किस के बीच में जल विभाजक का काम कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ। गंगा नदी, हाँ, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। मिलता नहीं है क्या उनका जल? नहीं मैम, मेघालय का पठार तो पहले प्रायद्वीप भारत का हिस्सा था ना, बट जो नदी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी में से काट दी तो मेघालय का पठार अब हिमालय का भाग हो गया ना। तो मैम वो भी जल विभाजक का काम करना होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां आके ही जो मिल रही हैं उसमें उन्हीं ने तो मालदा गैप बनाया है। वो तो हमें पता है। हाँ, तुम ये एक वितरका वाली बात कह रहे हो ना, फरक्का बैराज में जो कटती है, एक हुगली नदी बन गई और एक वहाँ उच्च भूमि क्षेत्र आ जाता है। और बताओ, इसके अलावा कोई हो सकते हैं जल विभाजक क्षेत्र? नहीं पता? सतलज नदी इधर जा रही है और यमुना नदी ये जा रही है। यमुना की सहायक नदियां ये हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत से ही निकल रही हैं। ये इधर में जाके इधर क्यों जा रही हैं?
मतलब इधर न जाके इधर ही क्यों जा रही है? मैम वो मालवा के पठार से निकलती है ना? मालवा के पठार से निकल के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, दक्षिण की ओर प्रवाहित क्यों नहीं हो रही है? यही तो मैं पूछ रही हूँ। यहाँ पर विंध्यन श्रेणी आ जाती है जो क्या कर रही है? उत्तरी और दक्षिणी जल विभाजक का काम कर रही है, जो गंगा नदी तंत्र और गोदावरी नदी तंत्र को क्या कर रही है? अलग कर रही है। तो जल विभाजक का काम कौन कर रहा है आपका? विंध्यन श्रेणी। इधर फिर आपकी कौन सी आ जाती है? अरावली, दहली रेंज, ये भी क्या कर रही है? जल विभाजक का काम कर रही है, जो सतलज नदी को उत्तर भारत यानी कि गंगा नदी तंत्र में आने नहीं देती, सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा बना देती है और ये गंगा नदी तंत्र का हिस्सा बन जाता है। आगे बात समझ में? तो अरावली भी क्या कर रही है? जल विभाजक का काम कर रही है, जो पश्चिम और पूरब के जल को डिवाइड कर रही है, और विंध्यन श्रेणी जल विभाजक का काम कर रही है, जो उत्तर और दक्षिण, बात नहीं करो, जो उत्तर और दक्षिण के जल विभाजक का काम कर रही है। आगे बात समझ में? तो अब जल विभाजक लिख लो। जल विभाजक वह क्षेत्र होता है जो नदी तंत्रों के जल को आपस में मिलने नहीं देता। नदी तंत्रों को आपस में मिलने नहीं देता। जल को आपस में, नदी तंत्र ही हो गया तो नदी तंत्र में जल तो आएगा ही बेटा। अब पूरा लिखोगे तो ऐसा थोड़ा सा काम होता है। जो नदी तंत्रों को आपस में मिलने नहीं देता, यह प्रायः उच्च भूमि हो सकते हैं, पठार हो सकते हैं, या पर्वत श्रृंखलाएं हो सकती हैं। यह प्रायः उच्च भूमि हो सकती है, पर्वत क्षेत्र हो सकते हैं, पठारी क्षेत्र हो सकते हैं। भारत में जल विभाजक अरावली, विंध्यन, पश्चिमी घाट है कि नहीं है? कैसे है बताओ? पश्चिमी घाट के उत्तर बहने वाली नदियाँ, पश्चिमी घाट की पूरा पश्चिम नदियाँ बहेंगी। पश्चिमी घाट से कई नदियों का उद्गम होता है, पर पश्चिमी घाट से कुछ नदियाँ पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं और कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर। तो पश्चिमी घाट भी क्या कर रहा है आपका? नदी विभाजक का काम कर रहा है। पश्चिम में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? सिर्फ नर्मदा ताप्ती है, मांडवी हो गई, पेरियार हो गई, शरावती हो गई, ज्वारिया हो गई, और कौन सी है? इसके अलावा भी है कोई? माही, साबरमती, लूनी, ये सारी नदियां क्या हैं? ये वो नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? एक होता है नदी बेसिन। नदी बेसिन क्या होता है? रिवर बेसिन, जिसको नदी द्रोणी कहते हैं। बेसिन क्या होता है? गंगा बेसिन सुने हो, यमुना बेसिन सुने हो? बेसिन वो होता है जहाँ पर नदियाँ क्या करती हैं? प्रायः फ्लो करती हैं। और अगर हम बेसिन की बात करें, गंगा नदी बेसिन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? क्या गंगा नदी बेसिन पीलीभीत के में आया हुआ है? नदी मिलती है, क्योंकि गोमती क्या है? गंगा की सहायक नदी है, और गोमती का उद्गम कहाँ हो रहा है? पीलीभीत के फूलर झील से हो रहा है। तो गंगा नदी तंत्र में आपका पीलीभीत भी समाहित होता है। भले ही गंगा नदी यहाँ फ्लो नहीं कर रही है, पर उसकी एक सहायक नदी है जो यहाँ पर फ्लो करती है। तो गंगा नदी बेसिन में क्या होगा आपका? जितनी भी गंगा की सहायक नदियां हैं वो क्या हो रही होंगी? सारी उसमें समाहित हो रही होंगी। आगे बात समझ में या नहीं? हाँ, कुआं नहीं है, वो जो तालाब सा है ना, उसी को गोमती का वो कहते हैं कि गोमती क्या है? आपके यहाँ से भूमिगत है, बस वहाँ लखनऊ में जाके दिखती है। यहाँ पर बस ये झील दिखती है, और उसके बाद गोमती अंदर जमीन के अंदर ही अंदर, ये कहा जाता है कि जमीन के अंदर ही अंदर है, जो सिर्फ लखनऊ में जाके दिखती है। गाजीपुर में मिलती है। ठीक है, आगे बात समझ में?
द्रोणी समझ में आ गया, यानी कि आपका नदी का बेसिन। नदी का बेसिन वो क्षेत्र, उसकी सहायक नदियों को भी मिला के हम नदी का बेसिन की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे भारत में नदियां। भारत में अगर हम नदियों को बांटेंगे तो कैसे बांट सकते हैं? बस सिर्फ यही, उत्तर भारत की नदियां, हिमालय नदियां आ जाएंगी पहले ही, बस यही बांट सकते हैं क्या? पश्चिमी घाट की नदियां, पूर्वी घाट की नदियां, चलो अच्छा, तो पश्चिमी घाट की नदियां, पूर्वी घाट की नदियों को हम सागर में गिरने वाली नदियों के आधार पर बांट सकते हैं कि नहीं? ऐसी नदियां देखो, भारत में जो नदियों को बांटा जा रहा है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अरब सागर की नदियों में गिरने वाली नदियां दिखा दो और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां दिखा दो अब आपको पहले। इधर से जितनी नदियां निकल रही हैं सब कहाँ गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। अधिकतर नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। 77% नदियां, 77% नदियां अपना जल कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में। सिर्फ 23% नदियां हैं जो कहाँ गिरा रही हैं अपना जल? अरब सागर में। अभी मैंने आपको द्रोणी बताया था। कई बार पूछा जाता है निम्न में से द्रोणी की दृष्टि से भारत में सब मेजर, माइनर और मीडियम रिवर कौन कौन सी हैं? तो कैसे तय करी जाती है कि ये नदियाँ मेजर है, ये नदियाँ माइनर है और ये नदियाँ मीडियम है? जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर। तो जल ग्रहण क्षेत्र की कोई लिमिट बताई होगी? वर्ग किलोमीटर से अधिक जिन नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र होगा वो क्या होंगी? आपकी मेजर नदियां होंगी। 2000 से 20,000 के बीच में 200 हो गया ये वर्ग किलोमीटर ही लिख लेना। वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो नदियां फैली होंगी वो क्या होंगी? मीडियम होगी। और जो वो 2000 से कम होगा उसको कहेंगे माइनर नदियाँ। ठीक है, ऐसी नदियाँ हैं आपकी 14, ऐसी नदियाँ हैं आपकी 44 और ऐसी नदियाँ हैं आपकी अनगिनत। अधिकतर ये नदियाँ क्या होती हैं? मौसमी रहती हैं। क्या हुआ? दिख नहीं रहा है? अभी दिखवा दूंगी। समझ में आ गया? क्या जल द्रोणी कैसी है, कितना वर्ग क्षेत्र को वो घेरे हुए हैं, उस आधार पर हम नदियों को कहते हैं मेजर रिवर, माइनर रिवर और मिडिल रिवर। ठीक है, मेजर रिवर का जो ग्रहण क्षेत्र होगा, जल ग्रहण क्षेत्र, वो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक, जिसमें आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सारी नदी क्या है? आ जाती है। तो ऐसी नदियों की संख्या कितनी है आपकी? 14 है, लिख लो। और मीडियम कितनी है? मीडियम नदी वो ऐसे सामने सामने का सी लिख लो। पहले लिखो मेजर, मेजर के आगे उसका क्षेत्रफल लिख लो। 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक, 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक। और ऐसी नदियों का संख्या कितनी है? 14। दूसरी क्या है आपकी? मेजर हो गया। मीडियम, मीडियम में लिख लो 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मीडियम में। और माइनर में लिख लो 2000 से कम। 2000 तो होगा ही होगा, उससे कम किसमें होगा आपका? माइनर में। ऐसी की क्या है? संख्या अनलिमिटेड है, क्योंकि ये क्या है? आपकी मौसमी है। अब लिख लो भारत में नदियों का आधार। भारत में नदियों का आधार पहला है सागर में गिरने के आधार पर, माइनर में 2000 से कम, सागर में गिरने के आधार पर। तो सागर में गिरने के आधार पर आपकी हो गई
कौन सी नदी हो गई? अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ये हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि कौन सी नदियां, जब पढ़ोगे नदियां तभी आप याद कर लेना। बस यहाँ पर लिख लो, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो 77% नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं टोटल भारत में, और 23% ऐसी नदियां हैं जो कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। सॉरी, उल्टा बोल दिया। 77% है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, 23% है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। फिर से वही बोल दिया, 23 अरब में और 77% बंगाल की खाड़ी में। 23 हो गया अरब सागर में, 77 हो गया बंगाल की खाड़ी में। गल्फ ऑफ बे में देखो, गल्फ यहाँ पर देख रहे हो छोटी है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है और ये गल्फ ऑफ खंबात है और ये बे ऑफ बंगाल है। एरिया देखो खुला हुआ किसका ज्यादा है? ये का एरिया ज्यादा खुला होता है, इसका मुहाना बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, इसका मुहाना सकरा होता है। अब लिखो, दूसरा लिख लिया, दूसरा आधार लिख लो, इंडो बर्मा। इंडो बर्मा, हाँ, इंडो बर्मा नदियां दूसरा आधार है ना, इंडो बर्मा नदियां। इंडो बर्मा नदियां में कौन सी आएंगी? दूसरा आधार यहाँ पर हेडिंग डाली, ये लिखो विशेषता, नदियों की विशेषता के आधार पर, नदियों की विशेषता के आधार पर ये जो मैंने बताया था अरब सागर में कितने यहाँ पर पहला आधार ये बताया था, नदियों का गिरना है सागर में कितना ही पहला आधार है। दूसरा हो गया नदियों की विशेषता होता है। यहाँ पर लिखो नदियों की विशेषता के आधार पर। मैं अभी बता रही हूँ, नदियों की विशेषता के आधार पर नदियाँ दो तरह की हो जाएंगी। इसमें रखना है अंदर, हाँ इसी में रखना है अंदर। चल क्यों नहीं रहा है? अब इसमें लिखो, पहली आपकी इंडो बर्मा नदी हो गई, इंडो बर्मा रिवर सिस्टम, इंडो बर्मा रिवर सिस्टम पहला यहाँ पर लिखो। दिशाएं नहीं आएंगी, विशेषताएं अभी बताऊंगी विशेषता क्या है। दूसरा लिख लो प्रायद्वीपीय नदियां, इंडो बर्मा नदियां, और दूसरी लिखो प्रायद्वीपीय नदियां, जिसको हम उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां भी कहते हैं। इन नदियों में कुछ विशेषता होती है ना, नदियों की विशेषता है कुछ। उत्तर भारत की नदियां दक्षिण भारत की नदियों से अलग क्यों होती हैं? हाँ, सदाबहार होती है, और दक्षिण भारत की मौसमी होती है, और अवसाद ज्यादा लाती है और कम लाती है। यही रहता है और कुछ भी रहता है? ग्लेशियर से आती हैं और वो ग्लेशियर से नहीं आती हैं। क्यों? वहाँ ग्लेशियर कुछ पॉइंट बताए हैं, सही बताए हैं। हम पहले बात करते हैं प्रवृत्ति की। अच्छा, ये कहते हैं हिमालयी नदियाँ क्या है? युवा है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है? वृद्धा है। क्यों कह रहे हैं? गति के आधार पर। गति कैसे डिसाइड होती है? गति इसमें आएगी, अच्छी इसमें आएगी।
केवल। देखो हम कह रहे हैं, अब बात नहीं करो, समझ लो। विशेषताओं के आधार पे बांटा है ना, इंडो बर्मा रिवर और प्रायद्वीपीय रिवर। जैसे ही नदियां क्या करती हैं, पर्वतों से गिरती हैं, तो बहुत तीव्र ढाल होता है ना, तीव्र ढाल होगा और बहुत स्पीड में गिरती हैं। जब स्पीड में गिरेंगी तो उनमें वेग होता है, तो उस वेग को हम ये कह रहे हैं कि नदियाँ क्या होंगी, अपनी नदियाँ उस समय यंग एज में होती हैं। जब नदियाँ किसी हिमालय से गिरती हैं तो वो यंग एज में होती हैं। जैसे ही वो क्या होती हैं, किसी मैदानी क्षेत्र में आती हैं, कौन सी होती है, मैच्योर एज में आ जाती हैं। ये अपना गाद तो ला रही हैं, पर इतना गाद नहीं ला रही है कि अपने मार्ग को क्या कर दें, अवरोध कर दें। और जैसे जैसे नदियाँ क्या आती हैं, ओल्ड एज में आती हैं, तो यहाँ पर क्या बनाती, ऑक्सबो बनाती हैं। अब गंगा नदी में जब आपको मैदान पढ़ाए थे, उच्च गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निम्न गंगा मैदान, तो उच्च गंगा मैदान अगर हम बात करें तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है। देखो अभी गंगा नदी नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, गंगा नदी का एग्जाम्पल लेके नदियों की विशेषता बताई जा रही है। गंगा नदी जब मैदान में प्रवेश करती है हरिद्वार में, इससे पहले ऋषिकेश, और ये ऋषिकेश से पहले होती है, तो गंगा नदी का वेग बहुत होता है। क्यों, नदी पहाड़ों से कहाँ गिर रही है, स्थल पर। और जैसे ही वो मैदानों में आती हैं, अपने साथ गाद लेके आएंगी ना। अब जब गाद लेके आएंगी तो क्या करेंगे, उस गाद को जमा कर देंगे। अब साथ को जमा करेंगे तो अपना ये क्या करेंगे, बेसिन को थोड़ा सा गहराई को कम कर देंगे। और जबकि पर्वतीय क्षेत्र में कैसे बह रही होंगी, वी आकार में। जब यहाँ पर आएंगे तो कैसे बह रही होंगी, थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। जब यहाँ पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, और चौड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर नदियाँ जैसे ही पर्वत से क्षेत्र से आती हैं, मैदानी क्षेत्र में आती क्या करती हैं, फ्लो करना शुरू करती है, यानी कि इसको कहते हैं विसर्ग। नदियों का विसर्ग करती हैं। जब नदियाँ अपने मार्ग में आके क्या करती है, मान लो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर मार्ग को अवरोध कर दिया, फिर हमने इसने अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया। जब ये मार्ग अवरोध करके नया मार्ग क्या करा, धारण करा, तो यहाँ पर एक पानी की क्या बन गई, झील, जिसको कहते हैं ऑक्सबो झील। अधिकतर ये ऑक्सबो झील कहाँ दिखाई देंगे आपको, जहाँ पर ओल्ड स्ट्रीम हो जाएगी। गंगा की स्ट्रीम कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, अपने मार्ग को क्या कर रही होगी, अवरोध कर रही होगी, ब्रेक लगा रही होगी वहां पर। दिखा रखा है इनको, ये देखो। पहली बार नदियां बनती कहाँ से है, जब रेन होगी या स्नोफॉल होगा। जब रेन होगी, स्नोफॉल होगा, तब ये पर्वतों पे क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे, ग्लेशियर बन जाएंगे। रेन हुई, स्नोफॉल हुआ, ये स्नोफॉल जम के क्या बन गया, ग्लेशियर। ये ग्लेशियर क्या हुए, मेल्ट हुए। मेल्ट होने के बाद इन्होंने क्या बनाई, लेक बनाई। फिर ये फ्लो करती हुई रैपिड में, यानी कि रैपिड बनाते हुए फ्लो करा। जब इन्होंने फ्लो करा तो कहीं ढाल भी आया होगा, एकदम तीव्र क्या होगा, स्लोप आया होगा, जिसमें क्या होगा, कुछ वाटरफॉल भी बने होंगे। वाटरफॉल बनने के बाद ये नदियाँ आगे आई होंगी और इन नदियों से क्या मिला होगा, और कोई ट्रिब्यूटरी मिली होगी और शाखाएं मिली। फिर फ्लड प्लेन, यानी कि ऐसा मैदान जहाँ पर क्या होगा, बाढ़ वाला क्षेत्र होगा। नदियाँ एकदम आती हैं, जब मैदानी क्षेत्र में आएंगी तो इतना पानी कहाँ लेके जाएंगी, थोड़ा तो इधर उधर बहाएंगी ना, जिसको आप तराई क्षेत्र कहते हो। वही आपका क्या हो गया, फ्लड क्षेत्र। इसी फ्लड क्षेत्र में आपकी क्या आएंगी, ट्रिब्यूटरी आके मिलेंगी। जब गंगा और आगे आती जाएगी, गंगा यानी कि नदी, जब नदियाँ और आती जाएंगी तो अपने मार्ग को क्या करती हैं, एक साथ के साथ अवरोध करती हैं और ऑक्सबो लेकर क्या करेंगी, निर्माण। यानी कि कभी पहले नदी कहाँ बह रही थी, इधर बह रही थी, अब यहाँ पर अपना रास्ता क्या कर दिया, ब्लॉकेज कर दिया और अपने रास्ते को क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। जब परिवर्तन करने के बाद नए मार्ग में आ गए और जैसे ही समुद्र के पास पहुंची, क्या बनाने लगी, डेल्टा का निर्माण करने लगी और ये कई विकल्पताओं में बढ़ती गई। तो ये नदी का उद्गम और ये नदी का अंत तो नहीं कहते हैं, मोहाना, जिसको क्या कहते हैं, या वो डेल्टा बना रही होगी या वो एस्टुरी बना रही होगी। तो नदियों की विशेषता में पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी नदी एस्टुरी बनाती है और निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा की नदियाँ कई प्रकार के बनाती हैं, वो आपका अलग सा टॉपिक है, इसमें आपको वो चीज़ नहीं पढ़नी है। ये चीज़ समझ में आ गई, ये आया समझ में। सेम वही चित्र है, कुछ अलग नहीं है, ये भी सेम वही चित्र है जो बताया। जब नदियाँ क्या होती है, पर्वतीय क्षेत्र में होती है तो गहरी खाई में होती हैं,
कि वो क्या करती हैं, अपने साथ इतना तीन होता है, जितने भी मोटा मसाला अपने साथ लाई होती है पहाड़ों से, वो सब बाहर के ले जाती हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होती है, इनकी गति में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। जब इनकी गति में कमी आ जाती है तो वो जो मोटा मसाला लाई होती है वो अपने साथ नहीं ले जा पाती। कौन सा ले जाती है, जो फाइन होगा, बहुत शार्प होगा, छोटे छोटे गाद होंगे, उनको ही अपने साथ क्या करती है, फ्लो करती है। बाकी मोटे को क्या कर देती है, बिठा देती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एकदम तीव्र था, उसके बाद इसने क्या करा, थोड़ा सा भर दिया, गहराई क्या हो गई इसकी, कम हो गई। अब जैसे ही थोड़ा सा और प्लेन में आएंगी, ये क्या कर देंगी, और जो मोटा था उसकी गति और कम हो गई। जब गति और कम हो गई, जो यहाँ से अपने साथ बाहर के ला पा रही थी वो यहाँ पर बाहर नहीं ला पा रही, इसलिए वो क्या कर दी, यहाँ पर भी उसने जमा कर दिया और अपनी जो क्या थी बेसिन था उसको क्या कर दिया, चौड़ा कर दिया। इसलिए जब पर्वतीय क्षेत्र में देखोगे तो नदियों की चौड़ाई कम और मैदानी क्षेत्र में नदियों की चौड़ाई ज्यादा होती है। आगे बात समझ में, तो ये जो चीज बताएगी वो चीज ये रही। अब बात करते हैं आपके इंडो बर्मा क्षेत्र वाली, यानी जो इंडो बर्मा क्या है, रिवर सिस्टम है। इंडो बर्मा रिवर सिस्टम कब था, जब हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ठीक है, तो हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो नदी उस समय बह रही होगी। कौन कौन सी नदियां बह रही थी हिमालय की उत्पत्ति से पहले, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां बह रही थी, जिनको हम इंडो बर्मा रिवर कहते हैं। बात सुनते रहना, यहीं से ही जब हिमालय की उत्पत्ति कब हुई है, कौन से काल में हुई है, बताओ, हिमालय की उत्पत्ति कौन से काल में हुई है, जाके पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग। कहाँ प्री कैरेबियन ह्यूमन मीसोसीन में हिमालय की उत्पत्ति होना शुरू हुई। जैसे ही अभी ये नदियां कहाँ बह रही थी, ये तीनों नदियां जैसे बह रही है वैसे ही बह रही थी। इन नदियों ने अपना मार्ग चेंज नहीं करा, यानी कि यहाँ से निकल रही है और सिंधु नदी कैसे बह रही है, ऐसे, ठीक है, सतलज नदी ऐसे और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे। गंगा नदी तो नहीं पड़े हुए यहाँ पर अभी, है ना। यानी कि गंगा नदी की उत्पत्ति कैसे हो रही है, हिमालय से हो रही है, हिमालय पार से नहीं हो रही है। इन सारी नदियों की उत्पत्ति कैसे हो रही है, तिब्बत से हो रही है ना। हिमालय की जैसे ही उत्पत्ति हुई, इन नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन नहीं करा, जबकि हिमालय को क्या करती रही, काटती रही। ऐसी नदियां जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी वहीं बह रही थी और आज भी वहीं बह रही हैं, ऐसी नदियों को कहते हैं क्या, कौन सी नदी कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियां। ठीक है, पूर्ववर्ती नदियां वो होती हैं जो नदियां अपने मार्ग परिवर्तन नहीं करती हैं। जबकि इसके विपरीत अनुवर्ती नदियां कैसी होती हैं, हिमालय के बाद वाली। कौन सी नदियां होगी, गंगा इसमें आएगी या नहीं आएगी, ये बता दो मुझे। अनुवर्ती नदी में गंगा नहीं आती है। गंगा क्योंकि हिमालय की और भी तो श्रेणियां हैं भाई, वृद्ध हिमालय से गंगा का उद्गम हुआ है ना। वृद्ध हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, उसके बाद आपका मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय भी तो है, उनको तो काटा है ना उसने। तो गंगा भी कैसे हो गई, एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण हो गई है। जितनी भी हिमालयी नदियां हैं सब किसकी है, पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। जब आपके कभी ऑप्शन में सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के साथ गंगा दे रखी हो या इन नदियों के साथ गंगा दे रखी होगी तो आप गंगा कभी नहीं लगाओगे। आगे बात समझ में, जब गंगा और किसी नदियों के साथ दे रखी होगी तब आप गंगा को लगा के आओगे। क्लियर हो गई है ये बात या नहीं। और अनुवर्ती नदियां ऐसी नदियां जो अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेती हैं। कैसे, स्थिति के अनुसार पे चंबल नदी अपने मार्ग को परिवर्तन करती है, कोसी नदी अपने मार्ग को परिवर्तित कर देती है। गंगा में जितनी भी नदियां, सहायक नदियां आके मिल रही हैं वो सब क्या है, आपकी अनुवर्ती नदियां है। इसके बाद एक नदी और होती है अपवर्ती नदियां। अपवर्ती नदियां भी वही नदियां हैं जो किसमें है, किसी अनुवर्ती या पूर्ववर्ती नदियों में आके मिलती है, उसको भी हम कह रहे हैं अपवर्ती नदियां। ठीक है, जो आपकी दक्षिण भारत की नदियां हैं, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये कैसी नदियां हैं, आपकी अनुवर्ती नदियों के उदाहरण है। अब हम बात करें, जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो ये नदियों ने क्या है, अपना मार्ग परिवर्तन नहीं करा।
हिमालय को काटते काटते क्या बनती है, ये नदियां बनती है, जिसमें आती है सतलज नदी है, ये सिंधु नदी की क्या है, सिंधु नदी तंत्र में आ गई। ब्रह्मपुत्र नदी ने एक अपना अलग से तंत्र बना लिया। जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो आपकी एक गंगा नदी बन के आई। तो आपके इंडो गैल्टिक यानी कि इंडो बर्मा में जो हम नदी तंत्र पढ़ेंगे वो 3 नदी तंत्र पढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। अब इसमें लिख लो यहीं पर ही जो आपका क्या है हेडिंग लिखा है आपने, इंडो बर्मा नदी तंत्र। इसके अंतर्गत 3 नदी तंत्र है, इसके अंतर्गत 3 नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज तो सिंधु नदी तंत्र में आ गई ना। कहाँ हो तुम, हो गए तीनों, ठीक है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो है वो पढ़ोगे, पर अब यहाँ पर एक अपवाद आता है। अपवाद क्या है, जितनी भी आपकी यमुना किसकी है, जमुना किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र। कहाँ पर है, बांग्लादेश में। तो हमारे यहाँ पर है यमुना। तो यमुना नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सब कैसी हैं, यमुना नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, अपना एटलस खोल लो आप सब। यमुना नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं कहाँ, सब कहाँ से निकलती, प्रायद्वीपीय भारत से, मालवा के पठार सुरंग में ना। और प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं सारी क्या है, मौसमी है, क्योंकि वो गंगा नदी के तंत्र में जाके ऐड हो रही है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया है, हिमालयी नदियों में ही ले लिया है, ठीक है। तो विंध्यन के जो उत्तर में नदी तंत्र है वो सारा कितना है, आप किसका है, आपका हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। और विंध्यन के जितना दक्षिण में नदियां हैं वो सब किस में आती है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में आती है, जिसमें गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया और कृष्णा हो गया। मेन 3 नदियां यही पढ़नी है प्रायद्वीपीय भारत में। और उत्तर भारत में हमें 3 नदियां कौन सी पढ़नी है, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु। आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी। अब लिखो, हेडिंग डालो, सिंधु नदी तंत्र। इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, पहले ये समझ लो, फिर पॉलिटिकल वाला भी दिखा देंगे, ठीक है। सिंधु नदी के देखो, सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो क्या, कैलाश पर्वत श्रेणी देखे हो, अपना मैप देखते जाओ। कैलाश पर्वत श्रेणी देखो, कैलाश पर्वत श्रेणी के पास आपका कौन सा है सरोवर, मानसरोवर, मानसरोवर झील दिख रही है। उसी के पास एक ग्लेशियर है, वांगसू लिखा है, बोखरसू, सॉरी वांगसू, बोखरसू। वांगसू किसका नाम था, हाँ वांगसू किसका नाम था, क्या हो गया, हाँ 3 गेट में था वांगसू। तो बोखरसू ग्लेशियर से निकलती है आपकी सिंधु नदी। पहला पैटर्न समझ लो, बोखरसू ग्लेशियर से निकलते हुए उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, भारत में डमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है। भारत में डमचोक नामक स्थान कहाँ पर है आपका, लद्दाख में, लेह में नहीं है, लद्दाख में। लेह में ये बताया है कि लेह सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है, इसमें ये चीज है क्या, देख के देख के बताया तो मैं क्या करूँ,
ठीक है। दमचौक नामक स्थान से कहाँ भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश करते हुए नामचा बरवा सुने हो? नामचा बरवा क्या है बताओ? वो सॉरी नंगा पर्वत, नामचा बरवा भी है, नंगा पर्वत भी है। हाँ दोनों बता दो, क्वेश्चन मेरे दोनों ही हैं। नामचा बरवा बताओ और नंगा पर्वत बताओ। पॉइंट है। कौन से पॉइंट है? पूर्वी भारत का हैं? पूर्वी भारत का पूर्वी भारत का पॉइंट है। नामचा बरवा नंगा पर्वत छोटी है, पूर्वी भारत की है। उत्तरी भारत सब मिट्टी में डाल दिए हो तुम लोग। हिमालय की सबसे पूर्वोत्तम चोटी कौन सी है भारत में? नामचा बरवा। और सबसे पश्चिमतम नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत से ही टर्न लेती है, और टर्न लेके कहाँ एंटर कर जाती है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जब ये प्रवेश करती है तो इसकी दिशा कैसी हो जाती है? दक्षिण की ओर। और ये कौन सा है? दक्षिण पश्चिम प्रवाहित होते हुए फिर इंडस नदी कहाँ गिर जाती है? आपके अरब सागर में। अब हम बात करें इससे मिलने वाली नदियाँ, इसका राइट और लेफ्ट क्या है? सिंधु नदी का दाहिना और बाहिना क्या होगा? राइट और लेफ्ट। राइट होगा ऊपर वाला और लेफ्ट होगा नीचे वाला। भारत में सिंधु नदी कौन कौन सी सीढ़ियों से होकर गुजरती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी से होकर सिंधु नदी भारत में प्रवाहित होती है। इसी सिंधु नदी के तट पर क्या बसा है आपका? लेह शहर बसा हुआ है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, कौन सी? श्योक नदी। श्योक नदी की एक सहायक नदी है नुब्रा नदी। नुब्रा घाटी सुने हो? नुब्रा घाटी सुने हो कि नहीं? कहाँ पर है? और नुब्रा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? नुब्रा नदी का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से। नुब्रा नदी सिंधु की सहायक नदी ना होगी, किसकी है? श्योक की सहायक नदी है, जिसका उद्गम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर से है। श्योक नदी का भी उद्गम कहाँ से आपका? सियाचिन ग्लेशियर से। इसके दाहिने तट पे कौन सी नदी मिलती है? गिलगिट। गिलगिट नदी मिल रही है पीओके में, ठीक है। गिलगिट के बाद मिलती है आपकी स्वात नदी। किसकी सहायक है? ये देखो ना, स्वात काबुल की सहायक है, और कुन्नर किसकी सहायक है? काबुल की। फिर गिलगिट के बाद मिलती गिलगिट के बाद मिलती है आपकी काबुल नदी। स्वात नदी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है, पर इसकी सहायक नदी नहीं है। आगे बात समझ में? किसमें मिल रही है? काबुल में मिल रही है ना, पर इसकी नदी तंत्र में तो आ रही है ना, इसलिए समझ में आ गया। स्वात नदी सिंधु नदी के तंत्र का हिस्सा है, पर इसकी सहायक नदी नहीं है। कभी भी सहायक नदी में पूछा जाएगा तो स्वात को कभी लगा मत देना। आप सोचोगे स्वात हमने पढ़ा है तो स्वात किसकी सहायक नदी हो गई? स्वात सहायक नदी काबुल की, ना कि सिंधु की, जबकि सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। इसके बाद कुर्रम के बाद तोची के बाद गोमल, और गोमल के बाद गोप। गोमल का नाम सुने हो? हिस्ट्री में पढ़े होगे, पढ़ लिए? वैदिक काल अभी नहीं पढ़े? वैदिक काल वैदिक हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये सारी नदियों के नाम पढ़ोगे। वैदिक काल पढ़ा गया। चलो आगे सुन लो। अब अरे भाई पढ़ लो, अब यहाँ पढ़ लो। दाहिने हाथ से मिलने वाली पढ़ ली, अब बाहिने हाथ से मिलने वाली देखो। बाहिने हाथ से मिलने वाली कौन सी है? जास्कर। जास्कर के बाद शुरू के बाद सोहन। अभी हमने ये वाली नदियाँ नहीं पढ़ाई हैं। क्यों नहीं पढ़ाई है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अभी हमने ये वाली नदियाँ नहीं पढ़ाई हैं, ठीक है। अभी हमने कौन सी पढ़ाई है? ये किसके अंतर्गत आती है?
सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत तो आती है, पर रावी, ब्यास, सतलज और कौन सी, झेलम, क्या ये नदी अपने आप पानी सीधे ही उसमें डाल रही है सिंधु में, या किसी की नदी के सहायता से डाल रही है? चेनाब नदी की सहायता से डाल रही है। यानी कि ये जितनी भी 5 नदियां हैं, सिंधु को छोड़ने के बाद जितनी नदियां बसती हैं, ये अपना जल सीधे सिंधु में ना डाल के किस में डालती हैं? चेनाब में। और चेनाब इन्हीं 5 नदियों का पानी लेके कहाँ जाती है? सिंधु नदी में। और सिंधु नदी में जो नदी है वो है मिठानकोट। मिठानकोट के पास चेनाब नदी सिंधु नदी में अपना जल गिराती है। और जबकि इंडस नदी जब अरब सागर में गिरती है तो इसके पश्चिम में कौन है? कराची। पूछा जाता है कराची के पूर्व में इंडस नदी अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर के अंतर्गत गिराती है। ये चीज समझ में आ गई? हाँ या ना? मैप देखते रहो अपना, या यही देख रहे हो? वही देख रहे हो? चलो ठीक है, वही देखो। झेलम की एक सहायक नदी है किशन गंगा, जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है नीलम नदी। झेलम कुछ दूर तक पाकिस्तान और किसके बीच में? इंडिया के बीच में सीमा बॉर्डर बनाती है, यानी कि सीमा का निर्धारण करती है। इसके अलावा और कोई नदी देख रहे हो? रावी नदी भी क्या कर रही है? पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा बना रही है। उस सीमा तक सीमा कौन बना रहा है आपका? सतलुज नदी भी सीमा बनाती है। तो 3 नदियां याद रखना, झेलम, चेनाब और सतलज। ये नदियां क्या बता रही हैं आपके? तो सीमा तक भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। अब झेलम अपना पानी कहाँ डाल रही है? झेलम झाग नाम के स्थान पाकिस्तान में है। छाग या झाग जो भी कह लो, छाग है ना, झरने वाला छाग, झा से झरना और झा से झाग, झा से झेलम, झा से झाग, झा से झेलम, झा से झाग। झेलम झाग नाम पाकिस्तान में अपना जल गिरा रही है आपके चेनाब में। झेलम का उद्गम कहाँ से हो रहा है आपके? बताओ। झेलम का उद्गम वेरी नाग के निकट शेषनाग झील से होता है। कहीं पर शेषनाग दे रखा होगा, कहीं पर बैरीनाग दे रखा होगा। तो बैरीनाग के निकट शेषनाग झील से झेलम का उद्गम होता है और अपना पानी कहाँ गिरा रही है? झाग नामक स्थान पर पाकिस्तान में चेनाब नदी में अपना जल गिराती है। मैप बनाना चाहो तो बना लो ऐसा ही, और फटाफट जहाँ उद्गम हो रहा है वो चीज लिख लो और जहाँ पर गिर रही है उस स्थान का नाम लिख लो। बनाने दो तब बता देंगे आगे। लिखा हुआ है सारी नदियां सतलज में आके, कहीं लिखा हुआ है सारी नदियां सतलज में आके, और कहीं कहीं लिखा है चेनाब में। अब देखो यहाँ से तो डाउटफुल हो जाता है ना। अब ये भी बड़ी नदी है, सुन लो, वैसे चिनाबी कहते हैं, ये भी बड़ी नदी है। अब यहाँ से देखा जाए तो सीधा किसी का आ रहा है, सतलज में मिलती है। ये कहती है कि डायरेक्ट सतलज। अब यहाँ 2 जगह मैंने देखा, वहाँ दिखा रहे हैं कि चिनाब लेके जाती है। सतलज माना, यूपीएससी ने क्या माना है, और मेन बात है आपकी एनसीईआरटी क्या मान रही है, उसको फॉलो कर लो, है ना। जो आपकी एनसीईआरटी मान रही हो उसको मान लेना। फिलहाल उद्गम पूछा जाता है और कहाँ से गिर रही है, फटाफट बना लो। इतना टाइम नहीं होता है, फटाफट बनाना होता है। उल्टी सीधी ऐसे ऐसे फटाफट बनाओ, बस नाम लिख लो। इतने अच्छे से बनाने लगेंगे तो हो जाएगा। ऊपर की छोड़ दो, ये पंचनद बना लो। और पंचनद को ऐसे ही याद कर लेना, उत्तर से दक्षिण सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और पूरब से पश्चिम जो दाहिने हाथ पे मिलने वाली नदियां हैं उनको एज इट इज वैसे ही याद कर लेना। क्या कह रहे हो? क्या नहीं कर रहे हो? पढ़ाई कर लो, प्रोग्राम में मुझे लग रहा है
आएगी किशन, अब किशन गंगा पर परियोजना भी चल रही है। किशन गंगा परियोजना किस किस के बाद कौन से राज्य में चल रही है? जम्मू कश्मीर राज्य में चल रही है। इसी किशन गंगा जल विद्युत परियोजना के बीच में विवाद हुआ है किसका? भारत और पाकिस्तान का। पाकिस्तान कह रहा है भारत ने हमारा पानी रोक लिया और बाढ़ आ रही है तो भारत ने हमारे में बाढ़ ला दी, भारत ने पानी छोड़ दिया। उसकी यही रोना होता है कि पानी रोक लिया या पानी छोड़ दिया। सिंधु नदी समझौता कब हुआ है? 1960 में। क्या कहता है ये समझौता? अच्छा ये बताओ कितना कितना डिवाइड है? 60-80 है, वो सॉरी 60-40 है या 80-20 है? 60-40, यानी कि ऊपर की 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 60% पाकिस्तान और 40% भारत। नीचे की रावी, ब्यास, सतलज, इसका 60% भारत और 40% पाकिस्तान लेगा। तो अब तक भारत क्या कर रहा था? नदी का पानी ऐसे ही जाने दे रहा था। अब अपना 40% पानी रोक ले रहा है, 60% उन्हें दे रहा है। उनको इसी में दिक्कत थी। अब तक हमारे पास पूरा पानी आ रहा था। भारत ने अब तक ये कदम नहीं उठाया। पानी आ रहा है या बहता जा रहा है, उससे हम कुछ फायदा ही कर लें। तो ऐसे परियोजना बनने से फायदा क्या हुआ ये बताओ मुझे जरा। हाँ, ऐसे दूरवर्ती क्षेत्र जहाँ पर विद्युत नहीं पहुँच रही है वहाँ पर विद्युत की सप्लाई आराम से हो जाएगी। और जितना भी हिमालय क्षेत्र में नदियाँ हैं, क्योंकि ये तीव्रगामी है, यहाँ पर क्या होगा? बिजली उत्पन्न करने की कैपेसिटी इन चीजों में ज्यादा होगी। कैपेसिटी यहाँ ज्यादा है, पर अधिकतर जितने हाइड्रोलिक पावर यानी कि हाइड्रो पावर के प्लांट्स लगाए गए हैं साउथ इंडिया में लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि रीजन आखिर क्या है। तो ऐसी कौन कौन सी बाधाएं हैं जो इनके लिए उत्पन्न होती है, सब बता दिए जाएंगे। आगे देखो, अगली झेलम के बाद हमारी आती है कौन सी नदी आएगी? चेनाब नदी। चेनाब नदी 2 धाराओं से मिलती है, चंद्र और भागा। चंद्र भागाओं से मिलकर केनाल के पास, केनाल कहाँ पर है? केलान के पास टाड़ी, टाड़ी स्थान पर क्या मिलती है? चंद्र और भागा। ये चंद्र है और ये भागा, दोनों नदी जिस स्थान पर मिल रही है उसको कह रहे हैं केलान। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर एक दर्रा है, बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा के पास ही इनका क्या हो रहा है आपका? बात सुन लो, उद्गम पूछा जाएगा, फिर कहाँ मिलती है पूछा जाएगा, फिर कहोगे जिस दिन मैडम पढ़ा रही थी उस दिन हम कर रहे थे बात। उसके बाद हमने ध्यान ही नहीं दिया कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं। और नदियाँ और क्लाइमेट पेपर में हमेशा इनसे क्वेश्चन आता ही है, चाहे आप वो वनडे एग्जाम दो, चाहे आप वो किसी स्टेट लेवल का एग्जाम दो। स्टेट लेवल यानी कि एक अच्छी पोस्ट पर जाने के लिए। यहाँ पर लिख लो चंद्र और ये लिख लो भागा। इनकी संयुक्त धारा कहलाती है चंद्र भागा। हिमाचल में इसको चंद्र भागा ही कहते हैं। और ये कुछ देर के लिए जम्मू कश्मीर में भी प्रवेश करती है, जहाँ इसको कहा जाता है आपका चेनाब नदी। इसका उद्गम बड़लाचा दर्रे के पास से होता है। और ये पीर पंजाल श्रेणी और कौन सी श्रेणी है? धौलाधार श्रेणी के बीच में से होकर गुजरती है। कुछ देर तक ये पीर पंजाल श्रेणी के समांतर फ्लो करती है तथा पीर पंजाल श्रेणी में गाज बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये चीज लिखोगे या याद रहेगी? लिखोगे या याद रहेगी बताओ? अगर नहीं है तो लिखवा दीजिए। लिख लो चेनाब के बारे में। चेनाब लिख लो, चेनाब नदी। इसका उद्गम बाड़ालाचा दर्रे के पास, इसका उद्गम बाड़ालाचा दर्रे के पास। बाड़ालाचा दर्रा कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में। बाड़ालाचा दर्रे के पास 2 सरिताओं चंद्र और भागा, 2 सरिताओं चंद्र और भागा, चंद्र भागा के मिलने से होता है। चंद्र भागा के मिलने से होता है, जिसको चंद्रभागा और ब्रैकेट में लिख लेना चेनाब। चंद्रभागा हिमाचल में, चेनाब जम्मू कश्मीर में।
इसको चंद्रभागा नदी और ब्रैकेट में चिनाब नदी कहते हैं। जिस स्थान पर ये मिलती है केलांग नामक स्थान पर, ऐसे लिख लो केलांग ताड़ी। और केलांग कहाँ है? ये दिख नहीं रहा होगा, पीला कलर दिख रहा है, येलो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तुम येलो पहन के आए इसलिए नहीं दिख रहा है। ब्लैक कर दे रही हो। केलांग केलांग तांडी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। केलांग के पास मिलती है तथा पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिठानकोट में मिलती है। सिंधु नदी से मिठानकोट में, मिठानकोट में पानी से तो सिंधु से मिलती है। चेनाब के बाद लिख लो रावी। रावी नदी सुन लो, जाओ ट्रेन चलने लगी ना अब 1 तारीख से, पूरनपुर वाली। रावी लिखो। रोहतांग दर्रा सुने हो? कहाँ पर है रोहतांग दर्रा? ये है रोहतांग दर्रे के पश्चिम। रोहतांग दर्रा का पश्चिम हो गया। रोहतांग दर्रे के पश्चिम से कुल्लू हिल्स, कुल्लू कुल्लू सुना होगा ना, कुल्लू जहाँ जाके बोलते उल्लू। नहीं हम नहीं गए कुल्लू, अपने होटल में हिमाचल में घूम के आए हैं, बाकी घूम लिए हैं, ठीक है। कुल्लू हिल से निकलती है। हाँ, रावी नदी रोहतांग दर्रे के पश्चिम से, कुल्लू नहीं है, झूठी है। रोहतांग दर्रे के पश्चिम से कुल्लू हिल से निकलती है। तथा चंबा घाटी में फ्लो करती है। चंबा घाटी, चंबा घाटी कहाँ है आपके? हिमाचल में। चंबा घाटी में प्रवाहित होते हुए अहमदपुर सियोल पाकिस्तान, अहमदपुर सियोल, अहमदपुर सियोल पाकिस्तान, पाकिस्तान में चिनाब से मिलती है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिंह करके उसका सिंगल, सिंगल श्रीलंका का सिंगल नाम है, सिंगल द्वीप। सियोल द्वीप भी कहते हैं उसको, सिंगल भी कहते हैं, ठीक है। अगला देख लो, लाभी होगी ब्यास नदी। देख लो ब्यास नदी, ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू हिल से, सॉरी ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड, रोहतांग नदी के पास ही आपका ब्यास कुंड है। ब्यास कुंड से निकलती है और कुल्लू घाटी में प्रवाहित होते हुए हरिके बैराज पंजाब, कुल्लू घाटी में प्रवाहित होते हुए हरिके बैराज नामक स्थान पंजाब, पंजाब में सतलज से मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती।
क्लीन हो जाऊंगी। सिंधु व्यास 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 नदी, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जो क्या करती है, पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। इसी हरि के बैराज नामक स्थान पर क्या है आपका, इंदिरा गांधी नहर काटी है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। यहीं पर लिख लो, हरि के बैराज नामक स्थान पर भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी। कितने राज्यों को ये लाभान्वित होते हैं इससे, बताओ? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, 3 राज्य से क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। और ये जो आपकी कौन सी है, इंदिरा गांधी हरित क्रांति का ही क्या है अंतर्गत, जिसका निर्माण किया गया था। हरित क्रांति कब आई थी और किससे है रिलेटेड? बीज उत्पादों से कब आई है, 1966 to 67। प्राइम मिनिस्टर कौन थे इस समय, मोरारजी। ठीक, तैयारी अच्छी है फिर तुम लोगों की। हाँ मैम, व्यास नदी सुन लिया, आप लिख लो सतलज। आपने ये बोला था कि ये रवि नदी है जो, हाँ, चुनाव में मिलती है, झेलम में मिली जाए तो झेलम हो गई ना। कौन सी रवि? रवि नहीं बोला है, व्यास बोला है। पहले बोला था रवि पढ़ा देंगे, झेलम यहाँ मिल रही है। हाँ, और ये आगे बढ़ के चुनाव है, ये मिली चुनाव है, समझ रहे हो? तुमको है उसमें झेलम में चुनाव मिली। अगला लिख लो सतलज नदी। नदियों के वितरकाओं में मत को लिखो सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम राक्षसताल, 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 राक्षसताल नहीं है, राक्षसताल है। और इंग्लिश वाले भी राक्षसताल ही लिखेंगे, इसका कोई इंग्लिश वर्जन नहीं है। जैसे आपका नाम सोनिया है तो आप अपना नाम सोनिया इंग्लिश में ही सोनिया ही लिखते हो, उसको गोल्डन नहीं लिखते ना, गोल्डन है ना। सुनहरा, अगर आपका नाम सुनहरा है तो गोल्डन ही लिखोगे, नाम सुनहरा ही लिखोगे। तो राक्षसताल, उद्गम कहाँ से? राक्षसताल से भारत में प्रवेश करते हैं सिटकिले दर्रे से। सिटकिला दर्रा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में सिटकिला दर्रे से प्रवेश करती है। बात नहीं करो, भारत में सिटकिला दर्रे से प्रवेश करती है। इसके दाईं ओर से मिलने वाली है, दायां ही हो गया ना, ये दायां ही बायां, स्पीति नदी, स्पीति घाटी सुने हो हिमाचल प्रदेश में, जिसका कनेक्शन सर्दियों में 5-6 महीने के लिए भारत से कट जाता है, क्योंकि वहां पर स्नोफॉल इतनी ज्यादा होती है। इसके दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है आपकी? स्पीति। सतलज नदी चिनाब से कहाँ मिलती है? अलीनगर। ये अलीनगर हिस्ट्री वाला नहीं है, पाकिस्तान। एक बार अलीनगर होगा या अलीपुर देख लेना, चेक कर लेना, यह मैं कल कर दूंगी। सिंधु से या उससे चिनाब से? चिनाब से, सतलज नदी चिनाब से अलीनगर और अलीपुर दोनों ही लिखो। तुम वो मत देखो, आगे हम दिखा देंगे। ये नदियों में बह रहा है। अलीपुर, अलीनगर, ठीक है, पाकिस्तान में है ये, पाकिस्तान में मिलती है। और सतलज नदी पे कौन सा बांध बना है? लाओ दिखाओ तुम अपना, क्या कह रहे हो? क्या दिखा रहे हैं तुम? ये चीज क्यों देख रहे हो? मुल्तान के पास बलरामपुर दिखा रहा है, पर यहाँ पर अलीपुर, ठीक है। और नहीं आएगा तो मुल्तान ही उनसे पूछा जाएगा। आगे
सबसे बड़ी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है देखो, एरिया कितना घेरी हुई है 4300 स्क्वायर किलो, ओ सॉरी 403 स्क्वायर किलोमीटर। लिख लो सिंधु नदी का एरिया, सिंधु नदी की लंबाई और सिंधु नदी का मैम ये सिंधु की टोटल है ना, टोटल कितना स्क्वायर फीट एरिया घेरी हुई है और सिंधु की ही लंबाई। ठीक है, मैं भारत की भी अलग से होगी। भारत में बहुत कम है। भारत में अगर देखा जाए तो पहले जम्मू कश्मीर में जाती थी, अब तो सिर्फ लद्दाख में रहती है ना। अगर भारत में देखा जाए, और अभी आपको पता है कि आपके लद्दाख में जिले बनने वाले हैं, और कितने जिले प्रस्तावित हैं? 4 है कि 5 है? 5 है। टोटल अब 7 जिलों की संख्या हो जाएगी। और 5 जिले कौन कौन से ये बताओगे जरा मुझे? 5 है। 3 के तो मुझे कंफर्म नाम याद है, 2 भी याद है। 5 जिले हैं। एक तो आपका हो गया नुब्रा, हो गया क्या हो गया? 2 जिले तो हैं बेटा, एक कानपुर और ये, उसके बाद 5 जिले प्रस्तावित हैं, जिसमें 7 जिले टोटल हैं। एक तो नुब्रा हो गया, देख लेना, अपडेट कर लेना। अब यहाँ पर जहाँ पर आपने कौन सी नदी लिखी थी? झेलम नदी है ना। झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर है आपका? श्रीनगर। और झेलम नदी किसकी झील बनाती है? बुलर झील बनाती है। अब ये चीजें नोट करके लिख लो, नोट डाउन करो। नोट जूम कैसे हो गया? अपने आप से नहीं हुआ होगा। लिखो नोट, बुलर झील वो, हाँ ऐसे लिखो, बुलर झील गोमुख झील का उदाहरण है। बुलर झील गोमुख झील का उदाहरण है, जिसका निर्माण झेलम नदी करती है। ऑक्सफो लिख लेना, गोमुख ऑक्सफो, गोमुख झील का उदाहरण है, जिसका निर्माण झेलम नदी करती है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर अवस्थित है। झेलम नदी के तट पर अवस्थित, झेलम नदी को बुलर झील का निर्माण करती है। ठीक है, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर अवस्थित है। झेलम नदी कितनी देर उससे होकर गुजरती है? कितने स्टेट से होकर गुजर रही है बताओ? हाँ, सिर्फ एक से, जम्मू कश्मीर से। पंजाब में एंटर नहीं करती है झेलम। सिंधु की बात करेंगे तो सिंधु पहले 2 राज्यों से होकर गुजरती थी, अब सिर्फ एक से, 2 से क्या, तब भी एक से था। पहले जम्मू कश्मीर पूरा था, और अब भी क्या हो गया? अभी एक है लद्दाख। समझ में आ गया? सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख से होकर गुजरती है। और लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर है, बाएं तट पर है? दाएं तट पर अवस्थित है। ये सब नोट करके लिख लो, पेपर में स्टेटमेंट में आता है। लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। 34-35 मत करो। अब हम कल पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसके बाद कौन सा बचता है? दक्षिण भारत में जितनी भी नदियाँ, क्योंकि ये आपका गणित का टॉपिक है।